हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं डेली टॉक बेसिक क्लास चैनल। तो आज की वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। यह जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जो मैं राउंड किया हूं, यह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। कौन से ईयर में पूछा जा चुका है? पूर्वांचल यूनिवर्सिटी 2020 वाले पेपर में पूछा जा चुका है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, ठीक है। देख सकते हैं जो चैप्टर है आपका, ये फर्स्ट यूनिट रिलेटिविटी का यह क्वेश्चन है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस समय में जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो फिजिक्स बीएससी थर्ड ईयर वालों स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर जो अभी है उसमें यूनिट फर्स्ट का जो रिलेटिविटी चैप्टर है उसमें से मैंने क्वेश्चन यहाँ से सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा, हमारे चैनल पर पिछले 7 साल के क्वेश्चंस जो होते हैं, इम्पोर्टेंट जो होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस पर मैं वीडियो बना के डालता हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका जो है सिलेबस टू सिलेबस ही लर्निंग रह पाती है, सिलेबस से आप बाहर नहीं जाते हैं, ठीक। और कम समय में जब बात आती है तैयारी करने की, लेकिन कम समय में, तो क्या करना होता है कि पिछले 7 या फिर पिछले 10 साल का जो है क्वेश्चंस उठाकर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो फिर अच्छा खासा आपको पासिंग मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। कम समय की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप एडवांस में तैयारी करना शुरू कर देते हैं या फिर कर दिए हैं तो ये इवन और बेटर है, ठीक है। तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं टॉपिक। पहले बता दो, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो करीब करीब 10 से 15 मिनट तो लगना ही है इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन को देखने में। तो आप सब कंसंट्रेशन के साथ बने रहिए। और तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो हमें टू इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसीडर करना है। लेट अस कंसीडर क्या? टू इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। दो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल होता है। तो इनर्शियल वालों को आपको क्या करना है? कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसीडर करना है, अज्यूम करना है, मान लेना है। इनर्शियल मतलब कि ऐसा जो सिस्टम जिसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो। तो देखिए यहाँ पर जो आपने दो कंसीडर किया था, एक का नाम आपको यस दे देना है और दूसरे का नाम, मतलब दूसरे सिस्टम का नाम आपको क्या देना है? यस डैश दे देना है, ठीक है। जहाँ पर ये देखिए जो एस डैश होगा वो मूव कर रहा होगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा होगा? यस के, मतलब कि रिलेटिव टू यस, यस के सापेक्ष यस डैश मूव कर रहा है। अच्छा, ये मूव तो कर रहा है लेकिन वेलोसिटी भी बता देते हैं, यह इसके रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी के साथ और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है, लेट अस अज्यूम एस डैश इज मूविंग रिलेटिव टू एस with which velocity? With v velocity. And in which direction s dash is moving? Here it is written that with v velocity to the right along x axis, मतलब कि x axis जो है ये इसके राइट साइड में, लेफ्ट टू राइट आपका मूव कर रहा है, ठीक है। कौन मूव कर रहा है? यस डैश मूव कर रहा है, लेकिन v वेलोसिटी के साथ किसके रिस्पेक्ट में? एस के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या क्या एज्यूम करना पड़ता है हम सबको। तो चलिए पहले आपको फिगर बना देता हूँ, फिर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है? ये एस फ्रेम है, एस इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। और ये हमारा जो है, हम दूसरा कलर ले लेते हैं, ये हमारा एस डैश है, ठीक है। समथिंग लाइक ऐसे है, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो हमारा एस है, यहाँ कौन सा पॉइंट होगा? यहाँ पे ओरिजिन होगा, तो हम इसको ओ से डिनोट करते हैं। तो यहीं से क्या हो रहा है? लेट द पल्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड एट टाइम इतना एट द ओरिजिन, एक लाइट की पल्स प्रोड्यूस होती है। पल्स मतलब आप वेव समझ सकते हैं, जैसे कि
ये मान लीजिए कोई वाटर है, मतलब कि वाटर का सोर्स है, जैसे कि मान लीजिए कोई तालाब है, तो आप इसमें कोई पत्थर जब फेंकते हैं ना तो पल्स एक प्रोड्यूस होती है जो कि सर्कुलर शेप की होती है। तो समय के साथ ये धीरे धीरे किनारों तक ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है। समझ रहे हैं? पानी में जो पत्थर मारते हैं तो सर्कुलर सर्कुलर शेप की क्या हमें प्रोड्यूस होती है, वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ठीक इसी तरह मान लिया है कि यहाँ पर एक लाइट सोर्स रखा है और वो लाइट जब जलती है तो ऐसे ऐसे रोशनी फैलती जा रही है। ठीक है, जैसे हम लाइट बल्ब जलाते हैं रोशनी तो तुरंत फैल जाती है, लेकिन अगर स्लो मोशन में हम देखें तो यही वेव्स जो होंगे वो धीरे धीरे जाएंगे, आपको दिखाई देंगे। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा स्लो मोशन में देखना पड़ेगा। ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल है। पॉसिबल हो सकता है अगर आपके पास कैमरा हो जो कि अल्ट्रा स्लो मोशन कैमरा हो, उसके जरिए भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लाइट की वेव्स कितनी तेज होती हैं। जो लाइट होती है ना, इससे तेज इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि इस दुनिया में सबसे तेज अगर किसी की स्पीड है तो वो लाइट की स्पीड है। ठीक है, ठीक है, तो लाइट का एग्जाम्पल तो लिए हैं, ठीक है, लेकिन बट आप समझने के लिए वही जो पानी वाला एग्जाम्पल है, पानी से भरे तालाब में अगर पत्थर मारेंगे तो गोल गोल जो है वेव्स जनरेट होंगी, जो कि ऐसे बड़ी बड़ी बनती जाती हैं। तो उसी को आप वेव्स समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए पल्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, एट द ओरिजिन। और जिस समय ये लाइट प्रोड्यूस हो रही है ना, लाइट की वेव, ठीक है, तो आप मानिए कि उस समय हमारा समय काउंट करना वहीं से शुरू कर दीजिए। मान लीजिए t बराबर 0 पर वेव प्रोड्यूस हुई ओरिजिन पर, तो t बराबर 1 पे थोड़ी बड़ी हो जाएगी, यहाँ तक मान लो चली गई। जब t बराबर हमारा 2 हो रहा है, मतलब समय जैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे ये बड़ी हो रही है, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो हमारे यहाँ पे मान लीजिए समथिंग यहाँ पे P पॉइंट है, तो एक समय आएगा यही वेव्स ऐसे करते करते P पॉइंट तक पहुँच जाएगी। ठीक है, तो उस समय हम पता करेंगे कि P का हमारा कोऑर्डिनेट क्या है। S डैश के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट P पॉइंट का क्या आ रहा है, और फिर S के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है। लेकिन कब, जब लाइट वेव की पल्स जो है यहाँ से प्रोड्यूस होकर ऐसे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन जब P पॉइंट तक पहुँच जाएगी उस समय P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मालूम करना है इन दोनों फ्रेम्स के रिस्पेक्ट में। आई होप मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब वाइट बोर्ड तो है नहीं मेरे पास कि मतलब कि मैं समझाऊँ। ठीक है, तो let the pulse of light produce at time t बराबर 0 at origin which grows in the space, जो कि समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो लाइट की पल्स क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अगेन कंसीडर करना है कि जब यह P पॉइंट पर पहुंच जाए तब P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा और ये होगा। लेकिन ये कोऑर्डिनेट ये वाली फ्रेम, ये वाला फ्रेम यानी यस फ्रेम कहेगा कि मेरे रिलेटिव में, ठीक है, मेरे रिस्पेक्ट में P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कामा y कामा z कामा t है। और S डैश लेकिन क्या कहेगा, जो कि मूव कर रहा है, क्या कहेगा कि मेरे रिस्पेक्ट में तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ और ही आ रहा है। कुछ और का मतलब x डैश y डैश z डैश एंड t डैश आ रहा है। ठीक है, और एक और गौर करने वाली चीज़ ये है कि जो एस डैश की मूवमेंट है वो डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में है, तो वो राइट साइड में मूव कर रहा है। इसका मतलब ये जो है यह एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है राइट साइड में। ठीक है, तो यानी कि जो P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है वो S और S डैश का सेम होगा, और जो Z कोऑर्डिनेट है किसका, P पॉइंट का,
यानी कि एस डैश के लिए पी का जेड कोऑर्डिनेट क्या है, जेड डैश है, और ये एस के लिए पी का जेड कोऑर्डिनेट क्या है, ओनली जेड है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। इसी तरह y डैश इक्वल टू वाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा एस डैश फ्रेम है वह सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है, इसलिए एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज होगा। y और z कोऑर्डिनेट दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप दूसरी लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए समथिंग यहाँ पर हमारा पी पॉइंट है, ठीक है, तो ये जो फ्रेम है एस डैश, तो ये मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो क्या होगा कि जो इस पॉइंट का, ठीक है, इस पॉइंट का जो एस फ्रेम से डिस्टेंस है और इस पॉइंट का जो एस डैश के एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो दोनों डिफरेंट होगा, लेकिन इस पॉइंट का जो डिस्टेंस एस के वाई एक्सिस से है वही डिस्टेंस एस डैश के वाई एक्सिस से सेम डिस्टेंस होगा। सेम इसी तरह ये वाले फ्रेम का जो जेड एक्सिस है वहाँ से पी का डिस्टेंस और ये वाले फ्रेम का जो जेड एक्सिस है वहाँ से पी का डिस्टेंस सेम होगा। आई होप आप सब समझ गए होंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए। अगर तब भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो चलिए देखिए आगे क्या गया। एज द इनर्शियल सिस्टम एस डैश मूविंग राइट एंगल मूव कर रहा है किससे, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से, और साथ ही साथ ये राइट साइड में मूव कर रहा है। सो द पोजीशन कोऑर्डिनेट आर वाई जो होगा वो वाई डैश के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वाई के अलोंग कहाँ वो मूवमेंट कर रहा है, वो तो एक्स एक्सिस के अलोंग मूवमेंट कर रहा है ना राइट साइड में, ठीक है। केवल और केवल एक्स एक्सिस के अलोंग मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। इसीलिए एक्स जो होगा एक्स डैश की इक्वल नहीं होगा, लेकिन वाई जो होगा वो वाई डैश के इक्वल हो जाएगा, और जेड होगा वो जेड डैश की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और टी हमारा जो है, टी के बारे में बाद में बात कीजिए, अभी तो इतना पोजीशन पर ही बात कीजिए, टाइम पर हम बाद में बात करेंगे। अब देखिए, जब जो लाइट की पल्स है वो पी पॉइंट पर ऑब्जर्व की जाती है, लेकिन कहाँ से, एस से। जब एस से ऑब्जर्व की जाती है तो वहाँ पर हम उसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। पहली बात तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर जो हमारा टाइम लगता है वो निकाल लेते हैं, फिर दोनों का हम डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। तो एक बार करते हैं। तो डिस्टेंस हमारा समथिंग ये होगा, ठीक है, और टाइम कितना लगा, टी लगा, ठीक है। तो दोनों का डिवाइड करेंगे तो फिर हम डिवाइड की जगह क्या किया, इसने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ से जो सी, ये टी सी के पास चला जाएगा, तो लेफ़्ट साइड में हो गया सी टी और राइट साइड में ये हो गया, और फिर इसके बाद दोनों का स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो जो है क्या हो जाएगा, यही आपको मिलेगा। देखिए सी टी यहाँ पे बन गया सी स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये जो पावर हाफ है वो पावर हाफ हट के 1 पावर हो जा रहा है, ठीक है। 2 से 2 कट गया तो बचा 1, ठीक है। इस पूरे की पावर कितना, 1। तो इस पूरे को हम इस तरफ ही रहने देंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो इसका साइन प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जो दूसरी साइड है वो 0 हो जाएगी और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए, अगर वही सेम पल्स एस डैश फ्रेम में ऑब्जर्व की जाती है तो क्या होता है, तो फिर से हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस के बाद जो है यहाँ पे जेड डैश रहेगा, ओनली जेड लिखा है, गलत है, यहाँ पे जेड डैश रहेगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर सेम वही चीज़ अप्लाई करेंगे, टी को यहाँ पे ले जाएंगे तो फिर ये बन गया सी टी, और फिर
उसके बाद जो है हम स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड का, तो ये हो जाएगा सी टी बदल जाएगा सी स्क्वायर टी स्क्वायर में, और ये पावर जो है हाफ पावर है तो स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो पावर कितना हो जाएगा 1, यानी इस पूरे का पावर 1 हो जाएगा। फिर इसको इस साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये वाला इक्वेशन मिल गया हमें, जिसे हमने नाम क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर कितना 2। क्योंकि जो एच डैश फ्रेम है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है और वाई और जेड एक्सिस से 90 एंगल वाली डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, इसीलिए वाई किसकी इक्वल होगा, वाई डैश की, और जेड डैश के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है और किसके बराबर है, 0 के। तो कर दिया इक्वेट, तो हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अब देखिए हम ट्रांसफॉर्मेशन से जानते हैं कि x और x डैश में जब ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है तो इस इक्वेशन से डिनोट किया जाता है x डैश बराबर गामा इंटू क्या, x माइनस वी इंटू टी। ठीक है, जहाँ पर ये जो गामा है वो कांस्टेंट होता है और यह जो है x और t पर डिपेंड नहीं करता है। देखिए यहाँ लिखा है इज डिपेंडेंट ऑफ x एंड क्या, t। ठीक है, तो अब देखिए नाउ इफ सिस्टम s इज मूविंग relative to s dash with velocity v along x direction, then x is given by gamma dash x dash plus vt dash। यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि अगर s dash अब तक मूव कर रहा था, लेकिन अब मान लीजिए कि जो है s मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, x की कोऑर्डिनेट की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। गामा डैश अगेन यहाँ पे कांस्टेंट है और x डैश पर डिपेंड नहीं कर रहा है और t डैश पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। अब देखिए करना क्या है कि जो x डैश की वैल्यू है इक्वेशन 4 से उसको इक्वेशन 5 में ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है, तो हमें इतना समथिंग मिलेगा, गामा को इस तरफ भेज दीजिए तो अपॉन में आएगा, तो ये बचेगा। फिर देखिए क्या किया है, ये ब्रैकेट को ओपन कर दिया है तो हमें यहाँ से 2 टर्म मिल गए और ये एकदम ऐसे ही नीचे उतर गया। ठीक है, तो अब क्या किया है, देखो यहाँ पे वी टी डैश की वैल्यू निकाली है, तब क्या हो जाएगा, ये इधर सभी चल जाएंगे तो वी टी डैश की वैल्यू इतना ही आएगी। आप सभी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको देखिए वी टी की वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, तो आगे क्या करना है कि दोनों बोथ साइड दोनों पक्षों में क्या करना है कि स्मॉल वी से डिवाइड कर देना है। जब यहाँ स्मॉल वी से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो है ये वी और ये वी कट जाएगा, बचेगा कितना, टी डैश। देखिए यहाँ पे टी डैश बचा है, और जब इस तरह यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे वी से तो आपका देखिए यही आएगा। तो सॉल्व करके गामा को कॉमन ले लेंगे, तो गामा को कॉमन लेने के बाद जो है इसके डिनोमिनेटर में गामा आ जाएगा जो कि इस तरह दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी गामा आ जाएगा, तो ये गामा से ये गामा कट गया, बचा कौन, एक्स अपान वी, तो एक्स अपान वी यहाँ आ गया। तो फिर यहाँ भी क्या करेंगे, गामा से जब वी से कर देंगे डिवाइड तो ये वी से ये वी कट गया, बचेगा क्या, गामा इंटू टी बचेगा। लेकिन गामा को कॉमन किया है ना, तो सिर्फ क्या बचेगा, टी बचेगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो फिर अब यहाँ से भी ये देखिए क्या करना है कि यहाँ से हमको माइनस एक्स अपान वी कॉमन ले लेना है, तो फिर ये जो नीचे है यही बचेगा, इसको नाम दे देना है क्या, इक्वेशन नंबर 7 दे देना है। फिर इसके बाद क्या करना है कि सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स डैश फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड टी डैश
फ्रॉम इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 3। एक बार इक्वेशन 3 देख लेते हैं हमारा क्या है। ये देखिए यही है हमारा इक्वेशन 3, यही है। ठीक है, जस्ट इसी के नीचे देखिए इक्वेशन 4 है, यानी कि x डैश की वैल्यू यहाँ पे है और अभी अभी इक्वेशन नंबर 7 में t डैश की वैल्यू थी। तो अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 में x डैश की वैल्यू पुट कर दी और t डैश की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपको देखते हैं क्या मिलता है। ये देखिए यही इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें x डैश की वैल्यू हमने पुट कर दिया है और c स्क्वायर t डैश स्क्वायर था, देखो t डैश की जगह इतना सारा आ गया। ठीक है, इसको हमने पुट कर दिया है। तो फिर यहाँ से थोड़ा सा क्या करना है कि थोड़ा सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करना है बस। तो पहले हम क्या करेंगे कि ये देखो यहाँ से जो है, यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और फिर जो है यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आप सब देख लीजिए, आप सब मैथ के स्टूडेंट, तो आप सबको आ जाएगा समझ में क्या मैंने किया है यहाँ पे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इस प्रकार आप सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर 8 आ जाएगा। ठीक है, चूँकि इक्वेशन नंबर हमारा 8 क्या है, आइडेंटिटी है, इसलिए हम कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर को 0 के इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन जो 8 है वहाँ से आपको टी स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। तो टी स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है और फिर इसके अलावा यहाँ पर टी स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो आई थिंक बस 2 ही जगह है टी स्क्वायर और यहाँ पर भी है, 3 जगह हो गया। ठीक है, बस यही 3 ही जगह दिख रहा है और तो दिख नहीं रहा है। तो यही इन तीनों का जो है कोफिशिएंट करके देखते हैं कितना आता है। तो ये देखिए इतना ही आएगा, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे इतना ही आएगा। टी स्क्वायर का ये कोफिशिएंट है। जब हम इसको 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा कि
ठीक है। इसकी वैल्यू गामा की वैल्यू इक्वेशन 9 से मिलेगी आपको, और ये पूरे की वैल्यू इक्वेशन नंबर 10 से आपको मिल जाएगी। तो इन दोनों की वैल्यू को किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 7 में। तो वहाँ से देखिए हमें क्या मिलेगा, टी डैश की वैल्यू वहाँ से हमें मिल जाएगी। ये टी डैश की वैल्यू कितनी आएगी, टी माइनस वी एक्स अपान सी स्क्वायर, और पूरे के अपान में क्या, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान क्या, सी स्क्वायर। यही है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लेकिन किसके लिए, टाइम के लिए, और जो पिछला वाला था वो स्पेस के लिए था। ठीक है, ये दोनों भी स्पेस के लिए हैं, और x बराबर जो हमारा आया था इक्वेशन नंबर 11 वो भी स्पेस के लिए था। ये टी डैश वाला इक्वेशन नंबर 12 किसके लिए है, टाइम के लिए है, लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन नंबर 11, 12 और 13 किसके नाम से जाने जाते हैं, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर स्पेस एंड टाइम। दोनों को मिला दिया, स्पेस एंड टाइम की जो है, स्पेस एंड टाइम के लिए कुछ इक्वेशन 11, 12 और 13 लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और इनको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, संक्षिप्त रूप में, यानी कि इन शॉर्ट। ये देखिए ऐसे हम लिख सकते हैं। इन सबको पूरा अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी अपान क्या, अंडर रूट 1 माइनस क्या, वी स्क्वायर अपान क्या, सी स्क्वायर। ठीक है, और वाई जो होगा वाई डैश के इक्वल होगा, या फिर हम कह सकते हैं वाई डैश किसके इक्वल होगा, वाई के इक्वल होगा। इसी प्रकार जेड डैश किसके इक्वल होगा, जेड के। और अभी हमने ड्राइव किया है टी डैश की वैल्यू। तो ये चारों इक्वेशंस हमारे क्या होंगे, लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होंगे फॉर स्पेस एंड क्या, टाइम। तो इसी के साथ आपका जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप सबको यह वीडियो समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस जानने के लिए, मतलब देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मेरी तबीयत सही नहीं है, इसीलिए सही से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, जो काम हुआ है, फीवर वगैरह हुआ है। तो ध्यान से देख लीजिए कि आपको अगर बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का कोई भी टॉपिक हो, अगर आपको वीडियोस चाहिए और चैनल पर नहीं अवेलेबल है ये वाले चैनल पे, तो आप सीधा कमेंट हमें कर सकते हैं। कमेंट को हम अगर देखते हैं तो हम जो है वो वीडियो जल्द से जल्द कोशिश करेंगे बनाने की। ठीक है, वैसे भी बहुत से मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो लेकिन कंटिन्यूसली अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप सब कोई भी टॉपिक मुझे सजेस्ट करते हैं तो ये मेरे लिए थोड़ा सा फीडबैक का काम हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वैसे भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।